हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इसमें हम लोग फिर से एक वीडियो में बात करने वाले हैं 10th का मॉडल पेपर या 2022 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए मॉडल सेट जारी होता है। तो इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें हम इससे पहले आपको 3 वीडियो बनाकर दे चुके हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये ऑब्जेक्टिव का 25-25 करके आपको बनाकर दे चुके हैं, क्योंकि एक वीडियो में बनाने से जो है कि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसके कारण आप लोग सही से देख नहीं पाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम चाहे कि आपको वीडियो जो है कि वह छोटा छोटा बनाकर और 25-25 क्वेश्चन करके इसको 4 भाग में बांटकर और 4 वीडियो बनाकर आपको दे चुके। तो इससे पहले यानी 3 वीडियो आपको बनाकर मिल चुका है और यह जो होगा आपका पार्ट 4 होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, यह आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यानी ये जो आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ और PR बराबर है। क्या दिया है? आपको एक आकृति दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि QOR वृत्त का व्यास है। क्या? यहाँ पे देखिए QOR यह दिया हुआ है, यही आपका वृत्त का व्यास है। ये जो है व्यास है और उसमें आपका कह रहा है कि PQ बराबर PR है, यानी ये PQ और PR जो है ये दोनों भुजा बराबर है। तो कोण PQR का मान निकालना है, यानी यही आप PQ और R यही कोण का मान निकालना है। किसका? इसी कोण का आपको मान बताना है कि यह कितना डिग्री है। तो आप देखिए कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी वृत्त में व्यास पर जो कोण बनता है वह आपका व्यास पर जो कोण यानी व्यास पर कोई त्रिभुज बनता है तो वह अर्धवृत्त यानी परिधि पर का कोण जो होता है वह आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये आपका जो कोण हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री, क्योंकि ये जो होगा अर्धवृत्त यानी अर्ध, आप सिंपल सी भाषा समझिए कि अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह आपका 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो व्यास पर यदि कोण बन रहा है तो ये आपका व्यास है, तो इतना भाग को आप छोड़ के चलिए, यानी यहाँ से आप इतना को छोड़ दीजिए ये सब, तो ये आपका कितना बच रहा है? यही ना, यानी यह अर्धवृत्त बच रहा है। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। कितना? 90 डिग्री। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब आपका एक कोण 90 डिग्री है और उसके बाद तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो आपका कितना बच रहा है? यानी इसमें से एक कोण घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 90 डिग्री। तो अब आपके पास 90 डिग्री है और 90 डिग्री में आपसे कह रहा है कि PQ बराबर PR है। तो आप देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण भी होगा। तो आपका 90 डिग्री जब है तो इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा, यानी 2 कोण है तो आपका कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री, यानी आपका एक कोण जो होगा वो आपका 45 डिग्री। तो आपसे PQR पूछे तो भी आपका 45 डिग्री होगा और PRQ पूछे तो भी आपका ये कोण भी 45 डिग्री होगा। तो आपसे सिर्फ पूछा है कि PQR, तो आपका होगा 45 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 110 डिग्री है, तो कोण CAO का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक चित्र बना लीजिएगा। वह क्या है? कह रहा है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, तो आप उसके लिए एक वृत्त बनाइए। तो यह वृत्त है, उसमें आप कह रहा है कि AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC ले लीजिए। तो ये मान के चलिए कि आपका स्पर्श रेखा है AB और AC। तो इसमें हम नाम दे देते हैं यहाँ पे A, और उसके बाद यहाँ पे ये B हो गया और ये C, और इसका केंद्र जो होगा यह आपका O हो गया। क्या हो गया? O हो गया। अब कह रहा है कि BOC जो है वह 110 डिग्री है, यानी यही जो है यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से ये, तो ये आपका ये जो कोण है 110 डिग्री है। कितना है? 110 डिग्री है। तो अब आप देखिए कि यहाँ आपसे कौन पूछ रहा है? CAO। कौन? CAO बराबर, यानी CA और O यहाँ पे पूछ रहा है आपसे यही कोण, ये कोण आपसे पूछ रहा है CAO। तो इसका मान निकालना है। तो अब आप समझिए कि ये कोण जब 110 डिग्री होगा तो ये कोण आपका ऑटोमेटिक जो पूरा होगा वो आपका 70 डिग्री होगा, यानी 180 में से 110 घटाइएगा तो आपका 70 होगा। तो इस प्रकार से ये भुजा और इधर जो 2 भाग में बटा हुआ है तो ये आपका 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री होगा। और दूसरे तरह से आप समझिए कि ये आपका कोण जो है 110 डिग्री है O वाला, तो यहाँ पे 110 डिग्री में अब ये रेखा जो है बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये आपका 55 डिग्री हो जाएगा और इधर भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। कितना? 55 डिग्री। और ये कोण C जो है यह
यहाँ पे आपका क्या है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो आपका लंब होती है। तो लंब कितना डिग्री होती है, और वह 90 डिग्री। तो अब आप देखिए यह आपका कौन सी जो होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वो जो हो जाएगा इधर से वो आपका 55 डिग्री। तो 90 डिग्री और 55 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 145 डिग्री। कितना, 145 डिग्री। तो अब आप 180 में से 145 घटाइए तो आपका ये कोण बच जाएगा, यानी कोण त्रिभुज AOC में आपका ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा C, और वो हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो अब आपका ये कोण घटाकर बचेगा कितना, 35 डिग्री। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, आपका 35 डिग्री ही बचेगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका 35 डिग्री, यानी कोण CAO का होगा मान कितना डिग्री, 35 डिग्री। C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है। क्या है, एक बिंदु कोई T है, उससे स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है और केंद्र से T की दूरी 13 सेमी है। तो इसके लिए भी आप एक वृत्त बनाइए। तो यहाँ से आप एक इस प्रकार से वृत्त बना लीजिए, और ये आपका केंद्र है, मान के चलिए ये आपका केंद्र है। तो कह रहा है कि किसी बिंदु T से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, यानी एक बिंदु यहाँ पे मान के चलिए ये बिंदु T है, और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा है। तो ये आपका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 सेमी है। तो 12 सेमी है, और उसके बाद आपसे कह रहा है कि केंद्र से T की दूरी 13 सेमी है, यानी यहाँ से इस केंद्र से इस T की दूरी 13 सेमी है। कितना है, 13 सेमी है। और उसके बाद तो आपसे कह रहा है कि तब वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा। तो अब आप देखिए यहाँ से ये जो होगा, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। क्या, समकोण। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी बड़ी भुजा होती है, वो आपका कर्ण होती है। तो ये आपका कर्ण यानी H हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका जो है स्पर्श रेखा, ये लंब हो गया। तो लंब आपका क्या हो गया, अब इसको आप लंब मानिए, तो ये आपका लंब कितना है, 12 सेमी। तो अब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय पे बैठा के, और इसका यह आपका एक O मान लीजिए इसको, और इसको B मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। और उसके बाद ये आप त्रिज्या निकाल लीजिए, यानी यह कर्ण का स्क्वायर जो होगा, उस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो आपका निकालना है त्रिज्या OB। तो आप OB बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और माइनस क्या था उसके बाद लंब स्क्वायर, तो लंब आपका है 12 का स्क्वायर। तो यह रूट अंडर में होता है, तो आपका रूट अंडर में होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा, और माइनस 144, तो रूट अंडर 100 इतना आएगा। तो इसमें से घटाइएगा तो आपका 25 आएगा, यानी रूट अंडर 25 आएगा। अब उसके बाद रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका 5 सेमी, यानी त्रिज्या जो आएगा वो आपका 5 सेमी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, यानी O जो है इसमें आपका वृत्त का केंद्र है। ये जो दिया हुआ है O, ये आपका वृत्त का केंद्र है, तथा QPR 60 डिग्री है। क्या है, QPR यानी ये जो कोण है आपका 60 डिग्री है। तो OQR यानी OQR ये कोण का आपका मान पूछ रहा है कि कितना डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आपका ये अर्धवृत्त पर जो कोण बना है वो आपका कितना डिग्री है, यानी सॉरी परिधि पर जो कोण बना है वो आपका कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। परिधि पर का कोण आपको 60 डिग्री दिया है। तो केंद्र पर का जो कोण होता है वह परिधि पर का दुगुना होता है, यानी परिधि का कोण जो होता है उसके दुगुना कोण होता है केंद्र का। तो जब ये 60 डिग्री है तो आपका केंद्र का कोण ऑटोमेटिक कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये जब आपको ये कोण आप पता है कि 120 डिग्री है, उसी प्रकार से आप पिछला क्वेश्चन अभी आपने एक त्रिभुज देखा है कि इस प्रकार से, यानी व्यास पर एक त्रिभुज बना हुआ था, तो वह आपका इस प्रकार से था। तो अब इसमें उसमें आपका था कि ये कोण 90 डिग्री था, तो ये इस कोण का मान निकालना था। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये कोण जब आपका 120 डिग्री है, और ये है वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से Q यानी OQ जो है वो आपका वृत्त की त्रिज्या है, ये OQ, और OR भी वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है कि वह बराबर होती है, तो ये भी आपका बराबर होगा और ये भी बराबर। तो जब बराबर होगा, भुजा दोनों बराबर है, तो कोण भी दोनों बराबर होगा। तो आपका ये कोण ये पता है कि 120 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो अब 180 में से 120 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। और 60 डिग्री जो बच रहा है वह दो कोणों का योग बच रहा है। तो हम, और दोनों कोण बराबर है, तो आप दोनों को बराबर भाग में बांट दीजिए। तो 60 को यदि 2 से भाग करके बराबर भाग में बांट रहे हैं तो आपका कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी आपका OQR जो कोण आएगा, यदि आपसे OQR पूछे तो भी आपका 30 डिग्री आएगा, और ORQ पूछे यानी ये कोण तो भी आपका 30 डिग्री, यानी दोनों कोण बराबर है। तो यही आपका OQR का मान जो होगा वो आपका 30 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
80 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है आंकड़े 15, 20 यानी एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसका आपसे परिसर पूछ रहा है। क्या परिसर पूछ रहा है? तो आपको पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं। आपको किसी भी आंकड़ा दे दे, कितना भी आंकड़ा दे दे, कोई वह किसी भी प्रकार का हो, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उसमें क्या देखना है, सबसे अधिकतम मान यानी उच्चतम मान क्या है उसमें जो आपको आंकड़ा मिल रहा है। यानी एक आपको यह आंकड़ा दिया हुआ है संख्या का, तो इसमें सबसे अधिक मान क्या है और सबसे कम मान क्या है। हमको सिर्फ दो ही मान से परिसर निकालने के लिए हमको सिर्फ दो ही मान चाहिए। यह एक जो चाहिए वह अधिकतम मान और एक चाहिए सबसे न्यूनतम मान। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपका सबसे जो अधिक है वह आपका क्या है 84, यानी अधिकतम मान क्या है तो आपका 84 है। और उसके बाद आपका न्यूनतम मान क्या है, आप देखिए इसमें आपका दिया हुआ है 15, यानी सबसे जो कम है वह आपका 15 है और सबसे अधिक 84 है। तो अब आप 84 में से 15 घटाइए, यानी परिसर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अब 84 में से आप 15 घटाइए तो आपका क्या बचेगा, 14 से 5 घटेगा 9 आएगा और उसके बाद यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 यानी 6, तो आपका क्या बचेगा 69 बचेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 डैश डैश n का समांतर माध्य क्या है। तो आप इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि समांतर माध्य या माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य का है या माध्य का है आपका वही होता है, यानी माध्य ही निकालना होता है। तो इसमें आपको माध्य का फॉर्मूला पता होगा कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या होता है। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, यानी यह जो है एक गिनती की संख्या है। क्या है, गिनती की संख्या है। और यह जो है यानी n तक बढ़ रहा है, यह क्या है प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो हमको यह इसमें क्या निकालना है, प्राकृत संख्याओं का योग। अब एक बात और पता कर लीजिए कि प्राकृत संख्या का जो योग होता है वह आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो आपका यहाँ पे योग दिया है और आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो संख्या क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ संख्या होगा। तो वह आपका संख्या कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो कोई ना कोई 50 60 70 कोई भी संख्या होगा तो वह आपके लिए उसके लिए n एक संख्या मान लीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आंकड़ों का योग जो है यानी माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग होता है और यह जो है प्राकृत संख्या का योग है। तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपका संख्या क्या है, अब उसके बाद हम कुल आंकड़ों के कुल योग में कुल संख्या से भाग देते हैं। तो संख्या आपका n है तो n से यहाँ पे भाग दीजिए। तो n से भाग दीजिएगा तो इस n से ये n कट जाएगा, आपका क्या बचेगा n प्लस 1/2, यानी आपका जो लास्ट में बचेगा माध्य वह आपका n प्लस 1/2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है n प्लस 1/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माध्यक बराबर बहुलक यानी 3 गुने माध्यक दिया हुआ है बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होगा। यानी यह जो है आपका एक फार्मूला दिया हुआ है, आपको फार्मूला एक पता होगा और नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए कि फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक होता है। क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। क्या, 2 गुने माध्य, यानी बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो यही आप देखिए यहाँ पे 3 गुने माध्यक है तो ये 3 गुने माध्यक आपका हो गया और ये प्लस माध्य है तो यानी ये माइनस 2 गुने माध्य है और ये बहुलक है। तो इस माध्य को हम यदि इस साइड उठाकर लाएंगे तो ये माइनस जो है यानी बराबर के इस साइड आएगा तो बहुलक के बाद प्लस 2 गुने माध्य हो जाएगा। क्या, प्लस 2 गुने माध्य और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 3 गुने माध्यक। तो यही 3 गुने माध्यक आपका यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे बहुलक प्लस x गुने माध्य दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे माध्य का माध्य है तो x का मान कितना आ रहा है 2, यानी एक यही फार्मूला है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, आपका इसमें हिसाब बन जाएगा। यानी ये जो है इसमें सिर्फ फार्मूला पूछा है तो यहाँ पे माध्य के जगह यानी x के जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और इस पे आधारित आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी प्रकार से। सिर्फ एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। आप इस फार्मूला के यूज कीजिए और ऐसा किसी भी हिसाब को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेक्षण 12 13
11 एक प्रेक्षण दिया हुआ है, इसका आपसे बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यानी एक आंकड़ा ये प्रेक्षण दे दिया है और उससे आपका बहुलक पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि बहुलक जो होता है वह सर्वाधिक बारंबारता वाला होता है चर मान। तो सर्वाधिक बारंबारता कहने का मतलब कि जो भी चर मान है वह सबसे अधिक बार कौन आया है, यानी किसकी संख्या ज़्यादा है। तो जिसकी भी संख्या ज़्यादा होगा, यानी जो भी संख्या ज़्यादा बार आया होगा वही आपका बहुलक होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका आंकड़ा में 13 जो है यहाँ पे एक बार है, फिर यहाँ पे एक बार है और 14 एक बार और है, यानी 3 बार आपका 13 आया है। और आप देखिए यहाँ पे 11 जो है आपका 2 ही बार है, 15 है वो भी आपका एक ही बार है, 14 एक ही बार है और 12 जो है वो आपका 2 ही बार है। तो आप सब देखिए कि 1 बार 2 बार सब आया हुआ है, लेकिन 13 आपका कितना बार है, 13 की संख्या 3 बार है, यानी ये जो है 13 जो है वह सबसे अधिक बार आया है। तो यह ही आपका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक का जो मान होगा वो आपका 13 होगा। क्या 13 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7,9, 13, 15, डैश डैश का माध्य 10 है। सॉरी, इसमें आपको x भी दिया हुआ है और इसका माध्य आपको दिया हुआ है। क्या माध्य जो है वो आपका 10 दिया हुआ है, तो x का मान निकाले। तो आपको अभी फार्मूला बताया है कि माध्य बराबर जो होता है वह आपका आंकड़ा का योग, यानी कोई भी संख्या जो दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है उसका योग और उसकी जो संख्या है उसकी संख्या बटा में, यानी उससे भाग देते हैं, तो वही आपका आंकड़ा का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या से हम उसको निकालते हैं मान करके, तो वह हमारा निकल जाएगा। तो अब आपको इसमें माध्य पहले दिया हुआ है, तो माध्य बराबर आपका होता है, तो माध्य का कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बराबर आंकड़ों का योग, तो आप जोड़िए इसको, 7 है और 9 है, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 13 जोड़िएगा तो 16 और 13 कितना हो जाएगा, यह 29 हो जाएगा, यानी 16 3 19 और 10 29 हो जाएगा। उसके बाद आपका 15 है, तो 29 में 15 ऐड कीजिएगा तो वह हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, 29 प्लस 15 तो 44 हो जाएगा। और 44 में x जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 44 प्लस x। क्या हो जाएगा, 44 प्लस x। और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी संख्या जो है वो आपका कितना है, 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी बट्टे 5 हो जाएगा। तो अब 44 प्लस x बट्टा 5 हो गया और यहाँ पे आपका बराबर में 10 है। अब तिरछा गुना कीजिएगा तो 44 प्लस x बराबर 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50, यानी 10 में 5 से गुना होगा तो 50, इसको बटा 1 करके और तिरछा गुना कीजिए, यानी कैंचिया गुना कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका आएगा। अब यह जो है 44 प्लस x है, तो यहाँ x का x रहेगा और इधर 50 है और ये 44 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 44 हो जाएगा। तो 50 में से 44 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी आपका x का मान जो होगा वो आपका 6 आ जाएगा। कितना, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं दिया हुआ है ए नंबर में 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही बिल्कुल राइट आंसर है, यानी x का मान जो होगा वह 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो यह बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप अच्छी प्रकार से समझिएगा कि इसमें कह रहा है कि घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो आप एक बात समझिए कि घटना की प्रायिकता जो होती है उसका अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान आपसे पूछे तो आपका 0 होता है। क्या होता है, घटना की, यानी किसी भी घटना व कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता जो है वह आपका 0 होता है और 1 होता है, यानी अधिकतम मान पूछे तो आपका 1 होता है और न्यूनतम मान पूछे तो आपका 0 होगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही आपका घटना की प्रायिकता का मान निकल कर आता है। और जितना, यदि काफ़ी ज़्यादा भी मान आएगा, सबसे ज़्यादा तो 1 आएगा और सबसे कम तो 0 आएगा। तो यही बात आपसे पूछ रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो 1 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो आपका 0 होगा। क्या, असंभव घटना, यानी जो घटना घटने वाली नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 0 होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सी घटना एक प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कौन सी वह मान है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर में 50%, सेकेंड है बी नंबर में 0.12। तो अब यह ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका 50% है, यानी यह आधा भाग है। क्या, 100 का आधा, 100% यदि कीजिएगा तो आपका 1 के बराबर, 100% यानी 1 के बराबर। तो यह किसी भी मान का यदि जो दिया हुआ है तो उसका मान, जैसे आपका
कोई चीज़ यदि हेड टेल है तो उसमें से किसी घटना की प्रायिकता तो 1/2 आया, यानी हेड निकालने की प्रायिकता 1 है और कुल संभव परिणाम 2 है, तो आपका 1/2 आ रहा है। तो उसमें क्या है, यह हेड निकालने की प्रायिकता 1/2 आया, तो यह 1/2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.5, या यह 1/2 कितना % के बराबर है, यह 50% के बराबर है। तो ये भी था आपका 50% भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, ये 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रायिकता का मान हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है 0.12 यानी 0.12, तो ये भी आपका 1 से कम है और 0 से अधिक है। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है वह 1 से कम होता है और 0 से अधिक होता है, या 0 और 1 के बीच में होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 0.12 है, या 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी आपका प्रायिकता का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। अब आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है सी नंबर 3/4। तो अब इसमें 3/4 का रहा है, ये भी आपका प्रायिकता का मान होगा। कैसे होगा, यदि आप 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये यहाँ पे आप 0 बार लगाइएगा और उसके बाद दशमलव बैठे तो 0 आएगा, तो आपके कितना हो जाएगा 4 से 28, यानी 0.7 के बाद कुछ और आएगा, तो इस प्रकार से 0.75 आएगा आपका। तो सब 0.75 आ रहा है, तो ये भी तो आपका 1 से कम ही है, तो आपका घटना की प्रायिकता हो सकता है, यानी ये भी आपका प्रायिकता का मान होगा। अब ऑप्शन नंबर डी है 13/12। क्या 13/12, अब इसमें आप भाग दीजिएगा तो 13 में 12 भाग दीजिएगा क्या 12 से, तो यह पहले 1 बार लगेगा और उसके बाद एक यहाँ पे 1 आएगा और फिर दशमलव देकर आप चाहे तो इसको, तो यह 1 से तो ज़्यादा ही ना, दशमलव के बाद कितना हो भी संख्या यानी 1.1 भी आएगा तो वह 1 से तो ज़्यादा ही है, और 1.1 आए या 1.2 आए कुछ भी आए वह तो 1 से ज़्यादा ही हो रहा है, तो यह जो होगा आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा, यानी किसी भी घटना का यह प्रायिकता का मान नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक न्याय संगत पासे को फेंका गया तो 2 गुणज आने की प्रायिकता होगी, यानी एक न्याय संगत पासा है उसको फेंका गया है तो 2 गुणज आने की 2 का गुणज आने की प्रायिकता है। 2 का गुणज कहने का मतलब कि 2 का पहाड़ा आप पढ़ दीजिए, यानी 2, 4, 6 ये सब आपका 2 का गुणज है। क्या है 2 का गुणज है, तो आप पासा में जानते हैं कि 1 से 6वीं तक मान होता है, तो उसमें आपका 2 का गुणज कितना है, एक 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 है, तो ये आपका 3 ही ना है। तो इसमें कह रहा है कि 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आपका कुल संभव परिणाम 6 है और 2 का गुणज कितना है 3 है, तो ऊपर 3 होगा बट्टा 6, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 2 बार तो 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा, तो यह 2 का गुणज की प्रायिकता जो होगा वो आपका 1/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब आपको बता दें कि ताश की जो कुल पत्ती होती है वो आपका 52 होती है। कितने 52 होती है, जिसमें से 26 लाल पत्ता होता है और काले पत्ते की संख्या 26 होती है, यानी वह 4 भाग में बटा होता है 13-13, जिसमें से 26 लाल पत्ता होता है और 26 काले पत्ता होता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि काले यादृच्छिक निकालिए तो इसमें लाल रंग के पत्ता होने की, तो कुल परिणाम आपका क्या है 52 है और आपका संभव परिणाम क्या है 26 है, यानी लाल रंग की संख्या 26 है। तो जो संभव परिणाम होता है वह ऊपर रखते हैं और जो कुल परिणाम होता है उसको नीचे रखते हैं, यानी जो अंश में है, यानी समझिए कि यह अंश बटा हर जो हमारे आने वाला है हमारे अंश में होगा वह ऊपर और जो कुल परिणाम है वह नीचे यानी हर। तो 26/52, 26 दूना 52 यानी 1/2। तो इसका जो लाल रंग की प्रायिकता होगा आने की पत्ता का वो आपका 1/2 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपसे पूछा है 1 सिक्का और यहाँ से कह रहा है कि 2 सिक्का, यानी 2 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखिए कि यहाँ पे 2 सिक्का को यदि हम उछालेंगे तो उसका परिणाम हमको क्या प्राप्त होगा, या तो हेड होगा और नहीं तो टेल होगा। एक पे ये मान आएगा, दूसरा आपका या तो हेड आएगा और दूसरा पे भी हेड आएगा, तो एक परिणाम ये होगा। तीसरा परिणाम आपका एक टेल आएगा तो दूसरा हेड आएगा, ये भी हो सकता है। चौथा परिणाम आपका एक टेल आएगा तो दूसरा भी टेल आएगा, ये चौथा परिणाम हो गया।
तो ये आपका कितना परिणाम आ गया 4। और इससे ज़्यादा आपका परिणाम आएगा क्या, देख लीजिए। तो आपका जो 2 सिक्कों का जब यानी उछालिएगा तो उसमें आपका कितना कुल संभव परिणाम 4 है। यानी किसी यदि पहला पर हेड आ रहा है तो दूसरा पर टेल भी आ सकता है, पहला पर हेड आ रहा है तो दूसरा पर भी हेड आ सकता है, यदि दूसरे पहला पर टेल आ रहा है तो दूसरा पर हेड भी आ सकता है, और दोनों पे टेल भी आ सकता है। तो ये आपका 4 परिणाम हो गया। तो कुल यानी संभव परिणाम कितना हो रहा है, सॉरी कुल परिणाम जो है आपका कितना है 4 है। और इसमें से कि सिक्के कम से कम एक शीर्ष। तो अब शीर्ष कहने का मतलब कि देखिए टेल का शीर्ष है जो वह टेल है, तो अब आप उसमें देखिए आपका परिणाम था हेड टेल, उसके बाद हेड हेड, यही है आपका, और उसके बाद है टेल हेड, क्या है टेल और हेड है, और पुनः टेल टेल है, क्या है ये आपका परिणाम है। तो ये 4 है परिणाम। और इसमें से अब देखिए आपका शीर्ष यानी टेल निकालने की, तो टेल कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 1 है परिणाम, और यहाँ पे 1 है। तो यही ना है 3 सिक्का में यानी 3 बार शीर्ष आ सकता है। कितना बार, हम जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हमारा कितना 3 बार शीर्ष प्राप्त हो सकता है। या शीर्ष पे है या हेड भी हम कहेगा तो हेड की संख्या भी 3 बार आएगा। यहाँ पे देखिए हेड भी 3 बार प्राप्त होगा और शीर्ष यानी टेल 3 बार ही प्राप्त होगा। तो हमारा संभव परिणाम कितना है, यानी कुल संभव परिणाम 4 है, और हमारा यानी संभावित परिणाम जो है वो हमारा 3 है। तो कितना होगा 3/4, यानी हमारे अंश में 3 है और हर जो कितना था 4 था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 90 नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है फिर से यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि 3 सिक्कों को उछाले में संभव परिणाम की संख्या होगी। इसमें आपसे केवल संभव परिणामों की संख्या पूछ रही है। तो अब आप समझिए कि जब 2 सिक्के को उछाले न तो आपका 4 परिणाम आया है, लेकिन इस प्रकार, और 1 सिक्के को उछाल रहे हैं तो आपका 2 परिणाम आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कहिएगा कि 3 सिक्के को उछालेंगे तो 6 परिणाम आएगा। जी बिल्कुल नहीं, यह गलत है। यदि आप 3 सिक्के को उछालिएगा तो वह जो आपका परिणाम होगा वह आपका 8 होगा। कितना होगा 8 परिणाम होगा। वह आपका कौन कौन सा परिणाम हो सकता है, आप देखिए। यदि आपका जो है वह पहला टेल आएगा और दूसरा भी टेल आए और तीसरा भी टेल आए, एक परिणाम आपका ये है। दूसरा परिणाम है यदि इसमें पहला हेड आए, दूसरा हेड आए और तीसरा भी हेड आए, ये परिणाम हो गया। तीसरा परिणाम होगा कि एक टेल आए, दूसरा हेड आए और तीसरा भी हेड आए, तो ये तीसरा परिणाम है। चौथा परिणाम होगा कि आपका पहला हेड आएगा, फिर दूसरा हेड आएगा और तीसरा टेल आएगा, तो ये आपका चौथा परिणाम हो गया। उसके बाद आपका, आप ध्यान से देखते रहिएगा कि आपका परिणाम क्या आ रहा है। उसके बाद आपका पांचवा जो है हेड आ रहा है और दूसरे पे टेल आ रहा है और तीसरे पे भी टेल आ रहा है, तो ये आपका पांचवा परिणाम है। छठा परिणाम है कि पहला पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए और तीसरे पर हेड आए, तो ये भी आपका एक परिणाम है, तो ये आपका छठा परिणाम है। उसके बाद आएगा आपका टेल आएगा, तो फिर एक पे दूसरे पर हेड आएगा और तीसरे पे टेल आएगा, और उसके बाद आपका फिर टेल आएगा, फिर टेल आएगा और उसके बाद हेड आएगा, तो ये आपका हो गया। ये कितना है 8 परिणाम। अब देखिए क्या इससे ज़्यादा परिणाम आपको मिल सकता है क्या। आप यदि आपको इस पर भी डाउट है तो आप गिन कर सिक्का को उछाल कर अब देखिए कि उस पर कितना परिणाम आपको मिल रहा है, और यदि इससे ज़्यादा परिणाम मिल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वह आपका गलत होगा। आपका जो ये परिणाम है यह इतना ही परिणाम मिलेगा, नहीं 8 ही परिणाम मिलेगा। तो आपको यही पूछ रहा है कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, तो आपका 8 होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इससे पहले आप एक समझिए कि आपको कह रहा है 8 सेमी त्रिज्या वाले, यानी एक वृत्त बना लीजिए इसके पहले, तो ये आपका एक वृत्त है। तो आपसे कह रहा है 8 सेमी त्रिज्या है, तो यदि इसका त्रिज्या 8 सेमी है और हम इसके लिए एक व्यास यदि खींच रहे हैं, तो यहाँ आपको पता होगा कि त्रिज्या यदि 8 सेमी है तो व्यास क्या होता है, दुगुना होता है। तो जब व्यास दुगुना होगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 16 सेमी हो जाएगा। कितना 16 सेमी, यानी यह जो व्यास होगा आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना 16 सेंटीमीटर। अब आप इसमें कह रहा है कि इसके अंतःवर्ग, यानी इसके अंदर एक वर्ग बना है, तो अब इसमें एक वर्ग हम बना लेते हैं, तो ये हमारा वर्ग की भुजा हो जाएगा। क्या यह वर्ग की भुजा हो जाएगा, तो यही हमारा वर्ग की भुजा है। तो अब देखिए इसमें यह वर्ग बन गया, तो ये हमारा क्या है, ये जो व्यास है यह हमारा वर्ग का विकर्ण हो रहा है। क्या इसमें वर्ग की विकर्ण भी यही है, तो व्यास जो है वह वर्ग की विकर्ण है, और विकर्ण की जो फॉर्मूला होता है वह आपका विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुने भुजा होता है। क्या होता है, रूट 2 गुने भुजा। तो रूट 2 गुने भुजा यानी भुजा का मान ए होता है, रूट 2 ए कह सकते हैं। ए को हम भुजा मानेंगे तो रूट 2 ए बराबर हमारा क्या है 16 दिया हुआ है, तो रूट 2 ए बराबर 16 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा रूट 2,
ये 16/√2 जो आया वो हमारा भुजा निकल गया। अब ये हमारा भुजा है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो हमारा भुजा जो मान आया वो हमारा 16/√2 आया। क्या है? 16/√2। अब इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या है? अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है। क्या भुजा स्क्वायर होता है? तो आपका जो भुजा आया है वह आया है 16/√2। अब इसका स्क्वायर यदि आप कीजिएगा यानी 16 गुने 16 और बटा √2 गुने √2, तो √2 गुने √2 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा। और जब 1 2 बच जाएगा तो इस 2 से आप 8 मरतबे काट सकते हैं, तो 16 और 16 में 8 से गुना कीजिएगा तो 128। तो 128 सेंटीमीटर नहीं होगा, यह आपका वर्ग सेमी में आता है। यानी क्षेत्रफल जो है वह आपका स्क्वायर में आता है तो वर्ग में, तो यही आपका 128 वर्ग सेमी हो जाएगा, या सेमी स्क्वायर उसको बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 128 सेमी, यानी आपका 91 का डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यही आपका अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि परिधि का क्षेत्र यहाँ पे परिधि का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह परिधियों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या परिधि के अनुपात जितना दिया है उसके वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 और 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह आपका 16:25 होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डी में जो है वो आपका 25:16 है, यह गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है 16:25। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि यदि आपको परिधि का अनुपात दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हम परिधि का वर्ग कर देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल का अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेमी स्क्वायर है तो इनकी भुजा होगी। तो इसके लिए यह आपका क्षेत्रफल कितना है? 9√3 सेमी, और इसका जो क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है वह √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को हम ए मान सकते हैं, कुछ भी मानिए। यहाँ पे आप √3a²/4 लिख सकते हैं क्योंकि हम भुजा को यहाँ पे ए मान लेते हैं। तो यह आपका फॉर्मूला हो गया, और आपका जो दिया हुआ है क्षेत्रफल वह 9√3 दिया हुआ है। कितना? 9√3 दिया हुआ है। अब आप आपका हो जाएगा √3a² बराबर 9√3, और यह 4 जो है यहाँ पे भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गुना में हो जाएगा तो 4 ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है ये आपका गुना में बच रहा है, तो इस यहाँ पे हम सिर्फ a² लिखेंगे तो ये √3 यहाँ से हटकर और यहाँ आएगा तो बटा √3 हो जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। और इस √3 से ये √3 कट जाएगा तो आपका 9 गुने 4 बचेगा, यानी 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो 36 आएगा। और इधर आपका a² बच रहा है, तो a² बराबर आपका क्या बचेगा? 36। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 आएगा। यानी ए का मान आपका कितना आया? 6 आया। तो जो आपका भुजा का मान आएगा वह 6 सेंटीमीटर आएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेमी है तो इसकी भुजा कितना होगा। तो यहाँ पे आपका भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब चाहे तो आप पुनः इस भुजा से आप क्षेत्रफल इतना निकाल कर जांच कर सकते हैं कि मेरा भुजा जो आया है वह सही है या गलत। तो आप पुनः आप फॉर्मूला पे बैठाइएगा √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर तो 36, तो 4 9 36 कट जाएगा बराबर 9√3। आपका पुनः उतना का उतना मान आ गया, तो इसलिए आपका जो भुजा का मान आया है वह आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। तो हमारा इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज यानी वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, तो दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 और R2 है, तो उसके परिधियों का योग जो है वह इस R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि यह क्या R1 + R2 बड़ा होगा R से, या R1 + R2 बराबर होगा R के, या R1 + R2 छोटा होगा R से, या R1 + R2 बराबर होगा R/2 के। यही आपसे पूछ रहा है। तो आप समझिए कि यह R1 और R2 जो है वह दो त्रिज्या है, इसकी परिधि का योग इस R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो यह जो होगा
यदि परिधि का योग बराबर है तो आपका त्रिज्या का योग भी आपका बराबर होगा, यानी आपका R1 + R2 जो है वह R के बराबर होगा। कितना R के बराबर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपको इस पर डाउट है तो आप एक किसी भी वृत्त का, जैसे आप एक वृत्त ले लीजिए, तो आपका मान के चलिए यह एक वृत्त आपका है तो जिसका त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर है, तो यह आपका 2 हो जाएगा। और दूसरे एक त्रिज्या आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, दो है, एक R1 और R2 मान के लिए यह 2 और 3 हो गया। तो आप इसका परिधि निकालिएगा तो 2πr कीजिएगा, तो 2 यानी 2π और r कितना है 2 है, तो 2 में इस फार्मूला पे आप बैठाइएगा 2πr, तो r के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 दूना 4π आएगा। कितना आएगा 4π आएगा। और पुनः आप इसका परिधि निकालिएगा तो यहाँ पे r का मान 3 रखिएगा तो आपका आएगा 6π। कितना आएगा 6π। अब उसके बाद इस r त्रिज्या वाले कह रहा है तो इसका जो परिधि है और इसका परिधि है इस दोनों का योग के बराबर है, तो ये 6π और ये 4π जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10π हो जाएगा। और 10π जो है वह यानी इस त्रिज्या का वाले वृत्त का परिधि है, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि है, तो परिधि कितना आएगा 10π आ गया। अब 10π को हम इस प्रकार से इसका परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, तो यहाँ पे देखिए 2πr, तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो r का मान कितना आया इसमें आपका 5 आया। अब r का मान इसमें आपको 5 आ रहा है और पहले आपने एक का r माना था, R1 आपका 2 था और दूसरा R1 3 था, तो अब देखिए 2 + 3 कीजिएगा तो आपका 5 आएगा और ये r भी आपका 5 है, यानी R1 + R2 जो होगा वह r के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को देख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा कितना गुना। यानी एक शंकु की ऊंचाई है और त्रिज्या की 3 गुनी हो जाती है, क्या ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो तो शंकु की आयतन कितना गुना होगा, यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन जो है उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो शंकु का आयतन जो है वो आपका फॉर्मूला होता है 1/3, क्या होता है 1/3 πr² h, क्या होता है πr² h होता है। यही आपका शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो आप इस पे बैठाइएगा तो आपका पहले मान लीजिएगा ऊंचाई आप h मानिए, इसके लिए आप तो यदि ऊंचाई h है और त्रिज्या क्या है r है तो वह आपका फॉर्मूला ही निकल कर आएगा, यानी ऊंचाई h रहेगा और त्रिज्या r रहेगा, तो आयतन का जो सूत्र है वह आपका 1/3 πr² h आएगा। तो आपका इतना आएगा आयतन। पहला आयतन कितना आया ये आया, और सेकेंड में कह रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी, यानी ऊंचाई को भी हम 3 गुनी करेंगे और त्रिज्या को भी 3 गुनी करेंगे तो हमारा आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो अब देखिए यदि ऊंचाई हम 3 गुनी करेंगे तो ऊंचाई हमारा 3h हो जाएगा, यानी 1/3 और पाई का पाई रहेगा और r² है, तो त्रिज्या भी 3 गुना है, तो 3 गुना जब करेंगे तो 3r हो जाएगा, यानी 3r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9r² आ जाएगा, 9r² आ जाएगा। और h जो है वह 3 गुना होगा तो यह h 3h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3h। अब देखिए ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा और ये पाई से पाई कट गया, और ये r² है तो ये r² कट गया, इस h से ये h कट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 9 और 3 बच रहा है, तो 9 में 3 से यदि गुना करिएगा तो आपका कितना आएगा 27। यानी आपका पहला आयतन इतना था, और यदि त्रिज्या और ऊंचाई को हम 3 गुना किए हैं तो हमारा आयतन इतना अधिक बढ़ रहा है, यानी इसको इतना से यह कितना 27 गुना बढ़ रहा है। यदि तो वही आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या को 3 गुनी और ऊंचाई को भी 3 गुनी कर दे तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आपका 27 गुना हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यह आपसे फॉर्मूला पूछा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिज्या आप उसको r मान के चलिए, यदि आपको यहाँ पे त्रिज्या कुछ और देता तो r के जगह पे कुछ और लिखना रहता। तो आपसे सिर्फ पूछा है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठ अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह आपका 3πr² होता है, क्या 3πr²। और यदि आपसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछे तो आपका 2πr² होता है, क्या 2πr²। तो इसमें आपसे कुल पृष्ठ पूछ रहा है तो आपका 3πr² होगा, यानी आपका ऑप्शन। और ये जो है यह वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr², और इसके बाद आपका ये 4πr² जो है वह गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, यह पूर्ण गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आपसे पूछ रहा है अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपका 3πr², यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा है वह कह रहा है कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। यानी आपसे इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, जिस पर कि वह उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वही आपसे इसमें पूछा है। तो आयतन का, शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है वह होता है आपका 1/3πh इंटू r² प्लस r² प्लस r इंटू आर। यानी आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है 1/3πh है, तो इसमें πh इतना रहेगा और इस h को जो है इधर भी दे सकता है और इधर भी, तो उससे आपको मतलब नहीं h जो है इधर रहे ब्रैकेट के या इधर, दोनों तरफ तो गुना में ही है। तो इसको इस प्रकार से भी दे सकता है 1/3πh या πh/3 भी दे सकता है। यानी πh में 1 से गुना करेंगे तो πh हो जाएगा और बटा 3, तो इस प्रकार से भी दे सकता है। आप इसको R1 और R2 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा होगा कि यह बड़ी कैपिटल R और स्मॉल r ही माने। तो आपका छिन्नक का आयतन जो होता है वह होता है 1/3πh इंटू बड़ी r² यानी कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। यानी त्रिज्या जो होती है बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर जो छोटी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़ी त्रिज्या गुने छोटी त्रिज्या, तो यही आपका आयतन का फॉर्मूला होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे इसमें का 5 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला काम में आएगा। और नहीं तो काम में, अगर 5 नंबर में नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव में ज़रूर काम में आएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, और उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32। यहाँ पे हम a18 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a+17d, क्या a+17d और माइनस a14 दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a+13d। तो ये a+13d हो जाएगा और बराबर कितना है 32 है। अब देखिए यहाँ पे a+17d है और यहाँ पे a+13d है और यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस से हम यदि इसमें गुना करेंगे a+17d माइनस a और माइनस 13d क्या हो जाएगा 13d बराबर 32। तो इस a से आप ये कट जाएगा, यानी प्लस माइनस a है कट जाएगा, और इस प्लस में है 17d और यहाँ पे है माइनस में 13d, तो 17 में से 13d घटेगा तो आपका 4d बचेगा। तो आपका यहाँ पे क्या है 32 है, तो 4d बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो 4d बराबर 32, इस 4 से आप काटिएगा तो 4 8 32, यानी d का मान जो है वो आपका 8 हो जाएगा। कितना 8 हो जाएगा। तो अब सार्वंतर जो है यानी d कॉमन डिफरेंस उसको बोला जाता है, d से सूचित किया जाता है, तो वही आपका d का मान 8 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99 नंबर, गोले का व्यास 42 सेमी है। यानी आपको एक गोला का व्यास दिया हुआ है, क्या गोला का व्यास दिया हुआ है, देख सकते हैं 42 सेमी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी आपको हम एक फॉर्मूला बताए हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो आपको पता है यह गोला है, तो गोला कुल पृष्ठ का है या पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो 4πr²। तो अब यहाँ पे व्यास आपको यानी d दिया हुआ है 42 सेमी, तो r निकालिएगा, तो r जो है वह व्यास बटा 2 होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो 2 से आपका 42 भाग दीजिएगा तो आपका 21 आएगा, यानी r जो है वह 21 आएगा। कितना आएगा 21 आएगा। और आप यहाँ पे पाई का मान रखिएगा, यानी 4πr² होता है, तो 4 गुने 22/7 कीजिएगा पाई का मान, और r² यानी 21 गुने 21। तो अब इस प्रकार से आप कीजिएगा तो ये 7 से 21 आपका 3 बार कट जाएगा, तो आपका आएगा 4 गुने 22 गुने 21 गुने 3। तो अब आप इसको गुना यदि कीजिएगा तो आपका गुणनफल जो निकल कर आएगा वह आएगा आपका 5544 वर्ग सेमी। कितना 5544 यानी 5544 वर्ग सेमी। तो यही आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप उसको गुना करके देख लीजिएगा, यदि आपका उतना नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर, और यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आपका 100 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेमी है, यानी सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी कहिए, तो इसका आयतन होगा। यानी आपको ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको इसके आयतन निकालना है। तो इससे पहले इसमें आपको आयतन का फॉर्मूला जो होता है वह होता है आपका πr²h। तो उसमें आपको h तो मालूम है लेकिन r मालूम नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले r निकालना होगा। तो r का मान कैसे निकलेगा, तो आप इस वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वह आपका होता है
2π/h क्या होता है 2π/h, तो बराबर आपका दिया हुआ है 264। तो इस पे आप इतना कर दीजिएगा, तो इसमें आप h का मान रखिए और पाई का मान रखिए और इससे आप r का मान निकाल लीजिए। तो यानी आप यहाँ पे मान रखिएगा 2 × 22/7 और गुने r का r रहेगा और गुने h का मान 14 है, बराबर आपका आएगा 264। और 264 है, इस 7 से ये कट जाएगा 2 बार और यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 22 × 44 × 88 r आएगा। तो r बराबर आपका आएगा 264/88, कितना आएगा 88, और इससे भाग दीजिएगा तो आपका 3 बार कट जाएगा, यानी r का मान जो आएगा वह आपका 3 आएगा। r बराबर 3 मान जो आएगा वही आपका r का मान, यानी त्रिज्या जो है वो आपका 3 आ गया। तो अब आप इस पे यानी इसका आयतन का फॉर्मूला लगाइए और उससे आप आयतन निकाल लीजिए। यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है। तो पाई का मान कितना है 22/7 होता है और r² यानी r × r होता है तो 3 × 3 और h का मान कितना है 14 है। तो यहाँ पे 7 से ये 14 2 बार कट जाएगा। अब गुना कीजिए 3 × 9 = 18 और 18 से 22 में गुना कीजिएगा तो 396 रहेगा। कितना आएगा 396 रहेगा। यानी यह जो है आपका सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी में आता है, यानी क्षेत्रफल जो है वह हमेशा वर्ग सेमी में होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यानी मैथ का जो मॉडल पेपर वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वह समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को देख सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।